सुबह के करीब 8:30 बजे थे। पूरे घर का काम निपटाकर नैना जैसे ही अपने लिए चाय बनाकर बैठी, तभी बाहर से हंसी ठिठोली की आवाज़ आने लगी। अगली पल मुख्य दरवाज़ा खुला और उसकी सास कमला देवी पूरे उत्साह के साथ अंदर आई। उनके पीछे उनकी बेटी रितिका थी, जो अपनी सहेली की 3 दिन चली शाही शादी से लौटकर सीधे मायके पहुंची थी। कमला देवी ने खुशी से कहा, अरे बहू, जरा जल्दी से ड्राइंग रूम ठीक कर, मेरी बेटी आई है। पहले उसके लिए अदरक वाली चाय बना और फिर उसके बैग अंदर रख दे। बेचारी 3 दिन से शादी में भागदौड़ करती रही है। नैना बिना कुछ बोले उठी और बैग उठाने लगी। पहला बैग काफ़ी भारी था। जैसे ही उसने उसे कमरे में रखा, उसकी नज़र बैग के खुले चेन पर पड़ी। अंदर उसकी अपनी महंगी साड़ी दिखाई दी। उसने चौंक कर दूसरा बैग खोला। उसमें उसकी 2 डिजाइनर ड्रेस, उसका नया पर्स और महंगे सैंडल पड़े थे। कुछ कपड़ों पर हल्दी और मेहंदी के दाग लगे थे। एक सैंडल की हील टूटी हुई थी। उसका दिल जैसे बैठ गया। उसने धीरे से पूछा, दीदी, ये तो मेरी चीज़ें हैं ना? रितिका ने बिल्कुल बेपरवाही से कहा, हाँ भाभी, शादी में पहन ली थी। माँ ने कहा था कि तुम मना नहीं करोगी। वैसे भी अलमारी में रखी रहती है तो क्या होता। नैना कुछ बोलती उससे पहले कमला देवी मुस्कुराते हुए बोली, इतनी सी बात पर चेहरा क्यों उतर गया? बेटी ने ही तो इस्तेमाल किया है, कोई बाहर वाला थोड़ी था। चल अब इन्हें साफ करवा देना। अगले महीने तेरी छोटी ननद की सगाई भी है, तब फिर काम आएगी। नैना ने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, माँ जी, आपने मुझसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा। कमला देवी का चेहरा तुरंत बदल गया। अरे वाह, अब अपनी बेटी के लिए भी तुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। घर की चीज़ें घर के ही काम आई है। इतना हिसाब किताब रखने लगी है तू? नैना ने टूटी हुई सैंडल हाथ में उठाकर कहा, घर की चीज़ें काम आए, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन किसी की चीज़ खराब हो जाए तो कम से कम उसे बताना तो चाहिए। रितिका झंझलाकर बोली, भाभी, एक सैंडल ही तो टूटी है, इतनी महंगी भी नहीं थी, मैं बाद में दिला दूंगी। नैना हल्का सा मुस्कुराई। दीदी, पिछले साल भी आपने यही कहा था जब मेरी घड़ी लेकर गई थी। उससे पहले मेरी घड़ी का क्या हुआ? आज तक नहीं पता। फिर मेरी सिल्क की साड़ी गई, उसका भी यही जवाब मिला। अब ये सैंडल और ड्रेस। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने ऊंची आवाज़ में कहा, बहू, पुरानी बातें उखाड़कर माहौल खराब मत कर। नैना ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, माहौल मैंने नहीं, आपने खराब किया है माँ जी। मेरी मेहनत से खरीदी हुई चीज़ें बिना पूछे देना और फिर उन्हें खराब हालत में लौटाना, क्या यही सही है? कमला देवी गुस्से में तमतमा गई। बहू, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। नैना शांत स्वर में बोली, नहीं माँ जी, मेरी जुबान आज चली है, लेकिन मेरा नुकसान कई सालों से होता आ रहा है। यह सुनते ही रितिका भी भड़क गई। भाभी, आपको मेरी खुशी से परेशानी है। सच तो यह है कि आपको कभी माँ का अपनी बेटी से प्यार पसंद ही नहीं आया। नैना ने तुरंत जवाब दिया, मुझे आपके प्रति माँ जी का प्यार नहीं चुभता दीदी। मुझे सिर्फ यह बात चुभती है कि वह प्यार हमेशा मेरी चीज़ों की कीमत पर क्यों मिलता है। इतना सुनते ही कमला देवी ने मेज पर रखा गिलास जोर से पटक दिया। बस, अब एक शब्द और मत बोलना। भूल मत, तू इस घर की बहू है। नैना ने भी आज फैसला कर लिया था कि वह चुप नहीं रहेगी। उसने अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और सबके सामने मेज पर रख दिया। डिब्बा खाली था। उसने दूसरा डिब्बा निकाला, वह भी खाली था। फिर तीसरा, वह भी खाली। कमला देवी हैरानी से उसे देखने लगी। नैना बोली, जानती है माँ जी, ये खाली डिब्बे किस बात की गवाही दे रहे हैं? ये बताते हैं कि इस घर की बहू ने हमेशा देना सीखा, लेना नहीं। कभी अपनी घड़ी दी, कभी अपना पर्स, कभी साड़ी, कभी गहने, कभी महंगे सैंडल। हर बार आपने कहा 2 दिन बाद वापस आ जाएगा, लेकिन वो 2 दिन कभी आए ही नहीं। रितिका ने बात काटते हुए कहा, भाभी, आप ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामा कर रही है। नैना की आंखें भर आई, लेकिन आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। ड्रामा मैं नहीं कर रही दीदी, अगर करती तो पहली बार ही मना कर देती। मैं तो हर बार यही सोचती रही कि परिवार है, अपने लोग हैं, लेकिन आज समझ आया कि त्याग से बहू से ही क्यों उम्मीद की जाती है।
कमला देवी ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर इतना ही दुख है तो आज से अपनी कोई चीज़ किसी को मत देना। नैना ने तुरंत जवाब दिया, आज से नहीं माँ जी, आज मैं अपनी हर चीज़ वापस लूँगी। जो मेरी है वह मुझे चाहिए, चाहे किसी के पास हो। यह सुनते ही कमला देवी और रितिका दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि आज की नैना पहले वाली नैना नहीं है। तभी बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। कमला देवी ने खिड़की से झाँक कर देखा और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने धीमे से कहा, अच्छा हुआ आदित्य और तुम्हारे पिताजी आ गए। अब फैसला पूरे घर के सामने होगा। आज पता चल जाएगा कि इस घर में किसकी बात मानी जाएगी। उधर नैना ने भी दरवाजे की तरफ देखा। उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, आज मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगी, सिर्फ सच बोलूंगी। अगर सच सुनकर भी मुझे गलत कहा गया तो फिर इस घर में चुप रहने का कोई मतलब नहीं। दरवाजे की घंटी बजी। आदित्य और गोपाल जी ऑफिस से घर लौटे। जैसे ही दोनों ड्राइंग रूम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। रोज की तरह ना कोई मुस्कुराहट थी, ना चाय की खुशबू, ना ही किसी के चेहरे पर सुकून। कमला देवी सोफे पर गुस्से से बैठी थी। रितिका बार बार इधर उधर टहल रही थी, जबकि नैना एक कोने में बिल्कुल शांत खड़ी थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की, क्या बात है, आज सब इतने चुप क्यों हैं? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी कमला देवी ने तेज आवाज में कहा, आ गया तू? पहले अपनी पत्नी के कारनामे सुन ले, उसके बाद आराम से चाय पी लेना। आदित्य ने हैरानी से नैना की तरफ देखा, लेकिन नैना चुप रही। कमला देवी बिना रुके बोलती चली गई, आज इसने मेरी बेटी को ऐसी बात सुनाई कि उसका दिल दुखा दिया। सिर्फ कुछ कपड़े और सामान के लिए ऐसा तमाशा किया जैसे हमने इसका सब कुछ लूट लिया हो। अब इसे अपनी चीज़ों का इतना घमंड हो गया है कि घर के लोगों को भी पराया समझने लगी है। रितिका ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, भैया, मैंने तो हमेशा भाभी को बड़ी बहन माना, लेकिन आज इन्होंने मुझे ऐसा महसूस करा दिया जैसे मैं इस घर में मेहमान नहीं, चोर बनकर आई थी। आदित्य कुछ सेकंड तक दोनों की बातें सुनता रहा, फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, अब नैना भी बोलेगी। कमला देवी तुरंत भड़क गई, क्या मतलब? पहले मेरी बात पर भरोसा नहीं? गोपाल जी ने बीच में कहा, कमला, पहले बहू की बात भी सुन लो। एक तरफ की बात सुनकर फैसला करना ठीक नहीं। नैना धीरे धीरे आगे आई। उसने किसी की तरफ गुस्से से नहीं देखा, बस मेज पर रखी अपनी टूटी हुई सैंडल और दागदार ड्रेस सबके सामने रख दी। पिताजी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? गोपाल जी ने सिर हिलाया। नैना बोली, अगर किसी के मेहनत की कमाई से खरीदी हुई चीज़ बिना पूछे किसी और को दे दी जाए और जब वह टूटी फूटी वापस मिले तो दुख किसे होना चाहिए, जिसने खराब की या जिसने भरोसा किया? कमरे में सन्नाटा छा गया। कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, अरे बस भी कर बहू, 2 कपड़े और एक सैंडल के लिए पूरा घर सिर पर उठा लिया। नैना ने पहली बार उनकी आंखों में देखते हुए कहा, माँ जी, अगर बात सिर्फ एक सैंडल की होती तो मैं आज भी चुप रहती। उसने अलमारी से एक डायरी लाकर मेज पर रख दी और बोली, ये डायरी मैंने शादी के बाद लिखनी शुरू की थी। इसमें खर्च का हिसाब नहीं, भरोसे का हिसाब लिखा है। आदित्य ने हैरानी से पूछा, भरोसे का हिसाब? नैना ने पहला पन्ना खोला। शादी के 6 महीने बाद माँ जी ने कहा, रितिका के कॉलेज का फेयरवेल है, अपनी नई घड़ी दे दो, 2 दिन बाद वापस आ जाएगी। घड़ी आज तक नहीं मिली। उसने दूसरा पन्ना खोला। 1 साल बाद मेरी पसंद का पर्स रितिका को दे दिया गया। कहा गया, बेटी का मन है, बाद में नया दिला देंगे। आज तक नहीं मिला। तीसरा पन्ना खुला। फिर मेरी सिल्क की साड़ी गई, फिर डिजाइनर सूट, और आज मेरे महंगे सैंडल और ड्रेस की यह हालत हो गई। डायरी बंद करते हुए नैना बोली, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, हर बार यही सोचकर चुप रही कि परिवार है। लेकिन आज पहली बार मैंने सिर्फ इतना कहा कि आगे से मेरी चीज़ बिना पूछे मत दीजिए। तो मैं घमंडी बन गई? रितिका झुंझलाकर बोली, भाभी, आप हर छोटी बात को बड़ा बना देती है। नैना मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। दीदी, छोटी बात तब होती जब यह पहली बार होता। जब एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो वह छोटी नहीं रहती। कमला देवी ने गुस्से में कहा, तो क्या अब मेरी बेटी तुझसे पूछकर सांस लेगी? नैना ने तुरंत जवाब दिया,
नहीं माँ जी, लेकिन मेरी अलमारी जरूर मेरी इजाज़त से खुलेगी। यह सुनते ही रितिका तिलमिला उठी। भैया देख रहे हो, भाभी हमें गैर कह रही है। नैना ने तुरंत जवाब दिया, मैंने किसी को गैर नहीं कहा, लेकिन जो मेरी चीज़ को अपनी समझे और मुझे उसका हक भी ना दे, उसे अपना कैसे कहूँ। कमला देवी ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, बहुत बोलने लगी है तू, भूल गई कि इस घर में किसकी चलती है। इस बार नैना की आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है माँ जी, इस घर में सिर्फ आपकी चलती है। जब आपकी बेटी को कुछ चाहिए होता है तो मेरी अलमारी खुल जाती है, लेकिन अगर मैं अपनी ही चीज़ के बारे में एक सवाल पूछ लूँ तो मेरी औकात याद दिला दी जाती है। आदित्य अब तक बिल्कुल चुप था। उसने धीरे से रितिका से पूछा, एक बात सच सच बताओ, क्या तुमने कभी नैना से खुद पूछा कि उसकी चीज़ ले सकती हो? रितिका ने नज़रें झुका ली। ना, नहीं। आदित्य ने फिर पूछा, क्या कभी वापस करते समय माफ़ी मांगी? इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। कमला देवी तुरंत बोली, बेटा इतनी सी बात पर अपनी बहन को कटघरे में मत खड़ा कर। गोपाल जी ने पहली बार सख्त आवाज़ में कहा, कमला बात छोटी होती तो बहू आज बोलती ही नहीं। कमला देवी ने हैरानी से अपनी पति की तरफ देखा, मतलब आपको भी बहू ही सही लग रही है? गोपाल जी ने शांत स्वर में कहा, मैंने अभी किसी को सही या गलत नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर देख रहा हूँ कि बहू के पास हर बात का कारण है और तुम्हारे पास हर बात का बहाना। यह सुनती कमला देवी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर आज बहू को इतना ही न्याय चाहिए ना, तो कल पूरे घर के सामने हिसाब होगा। जिसने जो दिया है और जिसने जो लिया, सबका हिसाब होगा, फिर किसी को शिकायत नहीं रहेगी। नैना ने बिना डरे उनकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, मुझे भी इसी दिन का इंतज़ार है माँ जी, क्योंकि कल पहली बार हिसाब सामान का नहीं, रिश्तों में निभाए गए त्याग का होगा। नैना की यह बात सुनकर पूरा कमरा खामोश हो गया। किसी के पास उसका जवाब नहीं था, लेकिन सभी को महसूस हो रहा था कि अगले दिन इस घर में सिर्फ बहस नहीं होगी। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन उस खामोशी के भीतर तूफान छिपा हुआ था। कमला देवी ने जानबूझकर रिश्ते की 2-3 बुजुर्ग महिलाओं और अपने छोटे देवर को घर बुला लिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि सबके सामने नैना झुक जाएगी। ड्राइंग रूम में सभी बैठे थे। आदित्य और गोपाल जी भी वहीं आ गए। कमला देवी ने ऊंची आवाज़ में कहा, लो बहू, आज सबके सामने हिसाब कर लेते हैं। कल तू ही कह रही थी ना कि हिसाब होना चाहिए। नैना बिना घबराए उठी। उसने अपने कमरे से एक बड़ा डिब्बा लाकर सबके सामने रख दिया। डिब्बे में एक एक करके उसने खाली घड़ी का डिब्बा, पर्स का कवर, सैंडल का बॉक्स और अपनी खराब हुई ड्रेस निकालकर मेज पर रख दी। फिर बोली, माँ जी, मैं किसी से पैसे नहीं मांग रही, ना ही किसी को नीचा दिखाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूँ कि अगर यही सामान रितिका दीदी का होता और मैं इस हालत में लौटाती, तब भी क्या आप यही कहती कि घर की बात है? जाने दो। कमला देवी के पास उस सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने बात बदलते हुए कहा, बेटी और बहू में फ़र्क होता है। नैना ने तुरंत पूछा, फ़र्क जिम्मेदारी में होता है या इंसाफ में? पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। रितिका ने झुंझलाकर कहा, भाभी आप बात को बहुत बढ़ा रही है। नैना ने उसकी तरफ देखा और बोली, दीदी अगर मैं बात बढ़ाना चाहती तो पहली घड़ी के समय बोलती, पहली साड़ी के समय बोलती, पहले पर्स के समय बोलती। मैं हर बात चुप रही। मेरी चुप्पी को आपने मेरी सहमति समझ लिया? आदित्य ने पहली बार अपनी माँ से पूछा, माँ क्या आपने सच में हर बार नैना की चीज़ बिना उससे पूछे रितिका को दी थी? कमला देवी ने धीरे से कहा, घर की चीज़ समझ कर दी थी। आदित्य ने शांत लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, लेकिन माँ वह घर की चीज़ नहीं थी, वह नैना की थी। कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। गोपाल जी ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, बहू तुम जो कहना चाहती हो खुलकर कहो, आज कोई तुम्हें बीच में नहीं रोकेगा। नैना की आंखें भर आई। उसने कहा, पिताजी इस घर में आने के बाद मैंने कभी अपने और पराये का फर्क नहीं किया। मुझे लगा था कि यह घर मेरा अपना है, इसलिए जब भी माँ जी ने कुछ मांगा मैंने मुस्कुराकर दे दिया। लेकिन कल पहली बार मुझे एहसास हुआ कि त्याग सिर्फ मुझसे ही उम्मीद की जाती है।
मेरी खुशी, मेरी पसंद और मेरी मेहनत किसी की नज़र में मायने ही नहीं रखती। इतना कहकर उसने मेज पर रखी टूटी हुई सैंडल उठा ली और बोली, यह सैंडल टूटी है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा भरोसा टूटा है। सामान दोबारा खरीदा जा सकता है, भरोसा नहीं। रितिका का सिर धीरे धीरे झुकने लगा। गोपाल जी ने सख्त स्वर में पूछा, रितिका सच सच बताओ, क्या कभी तुम्हें लगा कि नैना की चीज़ें लेने से पहले उससे पूछना चाहिए? रितिका की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह रोती हुई बोली, गलती हो गई पापा, मुझे लगा माँ दे रही है तो पूछने की ज़रूरत नहीं। गोपाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, सबसे बड़ी गलती उस इंसान की होती है जो गलत बात को सही कहकर आगे बढ़ाता है। कमला देवी बेचैन होकर बोली, तो अब सारी गलती मेरी है? गोपाल जी ने पहली बार बहुत सख्त आवाज़ में कहा, हाँ कमला, इस बार गलती तुम्हारी ही है। तुमने बहू के त्याग को उसका फर्ज समझ लिया। जिस दिन उसने सवाल पूछा उसी दिन तुम्हें वह घमंडी लगने लगी। अगर शुरुआत में ही तुम उसकी चीज़ें वापस दिलवा देती या उसकी इजाज़त लेती तो आज यह दिन नहीं आता। कमला देवी की आंखें झुक गई। आदित्य अपनी पत्नी के पास आया और बोला, नैना, मुझे माफ़ कर देना। मैं घर में रहते हुए भी यह नहीं समझ पाया कि तुम हर बार चुप रहकर कितना कुछ सह रही थी। नैना ने सिर्फ इतना कहा, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आगे से मेरी चुप्पी को मेरी मजबूरी मत समझिए। कुछ देर तक कमरे में कोई नहीं बोला। अचानक रितिका उठी। वह नैना के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी यह सोचने की कोशिश ही नहीं की कि जिन चीज़ों को मैं आसानी से इस्तेमाल कर रही थी उन्हें खरीदने के लिए आपने कितनी मेहनत की होगी। आज के बाद मैं बिना पूछे आपकी कोई चीज़ हाथ भी नहीं लगाऊंगी। कमला देवी भी धीरे धीरे उठी। उनकी आवाज़ पहले जैसी तेज नहीं थी। उन्होंने नम आंखों से कहा, बहू, शायद मैं सच में गलत थी। मुझे हमेशा लगता था कि बहू का त्याग करना ही उसका धर्म है, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि बहू भी किसी की बेटी होती है, उसकी भी पसंद होती है, उसकी भी भावनाएं होती हैं। नैना कुछ नहीं बोली। गोपाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ी सिर्फ शब्दों से नहीं मिलती, गलती सुधरने से मिलती है। उसी दिन आदित्य नैना को लेकर बाजार गया। उसकी खराब हुई हर चीज़ की जगह नई चीज़ खरीदी गई। वही डिजाइनर की नई साड़ी, नया पर्स, नई घड़ी और पहले से बेहतर सैंडल। घर लौटकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सामान नहीं, तुम्हारे टूटे हुए भरोसे को जोड़ने की पहली कोशिश है। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। कमला देवी उसके पास आई और बोली, आज से इस घर में किसी की भी चीज़ बिना उसकी इजाज़त के कोई नहीं लेगा, चाहे वह मेरी बेटी हो या मैं खुद। नैना ने पहली बार मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। गोपाल जी ने पूरे परिवार की तरफ देखते हुए कहा, याद रखो, त्याग वही सुंदर लगता है जो अपनी इच्छा से किया जाए। किसी के अधिकार को अपना हक समझ लेना रिश्ता नहीं, अन्याय कहलाता है। उस दिन घर में कोई हारा नहीं था। हार सिर्फ उस सोच की हुई थी जो बहू के त्याग को उसकी जिम्मेदारी समझती थी, और जीत उस सम्मान की हुई थी जिसे पाने के लिए नैना ने पहली बार अपने हक की आवाज़ उठाई थी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।